हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम सब संख्या पद्धति को पढ़ रहे थे और अभी भी इसके बहुत सारे पार्ट आने बाकी हैं और शायद हमने 10 से 11 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कैसे प्रश्न है, आज का जो टाइप है उसके कैसे प्रश्न आते हैं। पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, आपने गुणनखंड पढ़ा होगा, गुणनखंड के बारे में, जिसको हम फैक्टर कहते हैं, ये पढ़ा होगा आपने। जैसे मैं एक एग्जांपल भी लेता हूँ, मान लीजिए 16 है, तो 16 का जो गुणनखंड होगा या फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ 16 या 16 का गुणनखंड, तो गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और ये 16, ये इसके गुणनखंड होंगे। गुणनखंड वह संख्या होती है, या ये जो सभी संख्याएं लिखी हैं ये वो संख्याएं हैं, देख सकते हैं। इससे इन सभी संख्याओं से अगर हम 16 को भाग करें तो ये विभाजित हो जाती है, इसलिए ये सारी संख्याएं क्या हैं, 16 के गुणनखंड हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे आधारित है। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 16 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। आपसे पूछा जाएगा 16 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या पूछी जाएगी। तो जैसे ये छोटी सी संख्या है 16, आप इसके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद इसको हम काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो कितनी संख्या हो गई, 5 हो गई। इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। परंतु अगर कोई बड़ी संख्या हो जाए, जैसे मान लीजिए ये संख्या हो जाए 750 हमने लिखा, अब इसका हम गुणनखंड करें कि कौन कौन से नंबर से ये विभाजित हो रहा है, ये संख्या कौन कौन से नंबर से कट रही है, ये हम कह नहीं सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अगर और नंबर बड़ा होगा और संख्या बड़ी होगी तो और समस्या होगी। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम वक्त होता है वहाँ पर एग्ज़ाम में, क्योंकि हम इतना सारा समय लेकर के गुणनखंड करें और फिर काउंट करें तो बहुत समय लगेगा। तो समय बचाना है, इसलिए इसको हम दूसरे तरीके से, जो शॉर्ट मेथड है उसकी तरीके से, वैकल्पिक विधि से इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए आज हम उसी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं गुणनखंड और इसी तरीके का एक होता है गुणज। तो पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में उसका मतलब जान लेते हैं कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, फिर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ हम गुणनखंड लिखते हैं, यानी कि फैक्टर, एक तरफ हम गुणज लिखते हैं, जिसको आप मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल। इसको आप ठीक से पहले समझते हैं कि क्या होता है गुणज और क्या होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, वही चीज़ है कि गुणनखंड वो होता है किसी संख्या को जिन संख्याओं से विभाजित किया जाए और विभाज्य हो जाए, कट जाए, वो सभी उसके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं और संख्याएं भी कैसी होंगी, सम या विषम दोनों तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जिनसे दी गई संख्या को विभाजित किया जाए तो वह विभाज्य हो जाए। ठीक है, यानी कि जो संख्या दी गई है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे 16 का लिखा हमने, तो 16 वो संख्या है और इसके गुणनखंड कौन कौन थे, 1 था, 2, 4, 8 एंड 16, ये इसके गुणनखंड है। तो आपने देखा कि अगर 1 से हम विभाज्य करें इस 16 को तो भी विभाजित हो जाएगी, 2 से करते हैं तो भी हो जाएगी, 4 से करते हैं तो भी हो जाएगी, 8 से करते हैं, 8 2 16, 8 दूनी 16, और 16 से भाग करेंगे तो भी विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकलता है?
इसका सीधा अर्थ है कि ये सभी जो संख्याएं हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हमने, वे सभी संख्याएं, यानी ये संख्याएं जिनसे दी गई संख्या को, इन सब से इस दी गई संख्या को विभाजित किया जाए, भाग किया जाए, तो ये विभाज्य हो जाए, तो ये जो संख्याएं होंगी ये क्या होंगी, इसके ये गुणनखंड है। ओके, तो ये गुणनखंड होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आप समझें। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी गुणनखंड जिस भी संख्या के आप निकालेंगे तो वहाँ पर एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो ये एक पॉइंट याद रखना है। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभार बन सकता है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। एक सभी संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है, और जिस संख्या का आप गुणनखंड निकालेंगे वह संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। आप देख सकते हैं 16 का एक गुणनखंड क्या है, 16 है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि जिस संख्या का हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं वह संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 ये वो संख्या है और इसका एक गुणनखंड 16 भी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ बातें हैं। हम यहाँ पर ये भी आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि ये जो गुणनखंड निकालते हैं, हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो कि कैसे हम पता करें कि इसके गुणनखंड यही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक कह सकते हैं, ये हो सकता है आप भी जानते हो। वो ये होता है कि जो आपकी ये गुणनखंड आएगा, आप देख सकते हैं जो स्टार्ट में होगा वो आखिरी वाले से अगर मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो 16 ही आएगा। 16 एकम 16। इसके बाद इसके आगे वाली जो संख्या होगी 2, इसका गुणा अगर हम इसके पहले वाली से करते हैं तो 8 दूनी 16। अब चूँकि ये बीच में 4 है तो आप जानते हैं 4 चौके 16 होता है, इसलिए एक ही बार 4 लिखा गया। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 4 और 4 फिर 2 बार लिखें, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, उसको एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो 1 2 4 8 16 ये इसके क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर हैं। और इस तरीके से ये इसका जो है एक मतलब संक्षिप्त डिटेल है और इसे आप तैयार रखें, याद रखें। गुणज, देखिए गुणज की बात करें तो ये तो थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा हो सकता है टिपिकल लगे, मगर ये बहुत ही सरल होता है गुणज। लेकिन क्या होता है कि इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। ये शब्द काफ़ी गुणज ये और ये गुणनखंड ये बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, वर्ड बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो इसलिए इनमें डिफरेंस ज़रूर जानें। गुणज का सेंस होता है, एक तरीके से अगर समझें तो टेबल आपने पढ़ा होगा, टेबल यानी पहाड़ा, पहाड़ा पढ़ा होगा। तो अगर आप एक वर्ड याद रखो, गुणज मीन्स पहाड़ा। तो जिस भी संख्या का हम गुणज निकालते हैं वो उसका पहाड़ा पढ़ लेते हैं, टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, एकम दुक्कम या 1 जा 2 जा 3 जा है ना, वही आपका गुणज जाता है। जैसे कि अगर इसके बारे में लिखें, दी गई संख्या का गुणज उसका जो पहाड़ा होता है ना, पहाड़ा रूप होता है, पहाड़ा रूप होता है। यानी कि जो संख्या है ना उसका जो पहाड़ा रूप बनेगा वही उसका गुणज हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने इधर 16 लिया था, वही 16 लिख लेते हैं। तो 16 का जो गुणज होगा या मल्टीपल होगा तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 16 चौके 64, इस तरह से आप पहाड़ा लिखते चले जाइए। तो इसका कोई अंत नहीं है, जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पेपर में जब कभी गुणज पूछा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि 16 के 4 गुणज बताइए, 16 के 3 गुणज बताइए, 16 के 10 गुणज बताइए। तो जितने गुणज पूछा जाएगा आपसे बस आप उतना तक ही पहाड़ा लिखिएगा। अगर 4 पूछता है तो 16 चौके 64 तक लिख देंगे, हो गया। 5 कहता है तो 5 तक लिख दीजिए, 16 पंचे 80 तक लिख दीजिए आप। ठीक है, तो ये इसका गुणज हो जाता है। ठीक है,
एक पॉइंट्स यहाँ और वहाँ दोनों में समझेंगे। देखिए, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो निश्चित होते हैं, मतलब वो उसका एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, 16 के जो गुणनखंड है वो सिर्फ 5 हैं, है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते 16 के गुणनखंड। तो हम एक पॉइंट यहाँ एक और लिख सकते हो कि किसी भी संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं, ठीक है, मगर किसी भी संख्या के गुणज निश्चित नहीं होते हैं। यहां पर इसको लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के गुणज निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, इसको आप कब तक, जब तक टेबल पढ़ते जाओ तब तक आगे आपको गुणज मिलते जाएंगे। चौके, पंचे, छठे, 10 के बाद भी 11 टेबल होता है ना, 11 का टेबल, 16 ग्रहियम, 16 बारहम, 16 फिर 20वां, फिर 25वां, जितना टेबल आप गिनना चाहो गिन सकते हो। इसका कोई लिमिट नहीं है, आपको गुणज मिलते जाएंगे, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा गुणज की बात की जाए तो स्वयं वो संख्या ही होती है। 16 का गुणज 16 से शुरू होता है तो सबसे छोटा ही होगा, बाकी सब बड़े होंगे, है ना। लेकिन इसमें सबसे छोटा अगर गुणनखंड कहा जाए तो 1 होगा आपका, सबसे छोटा 1। सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा वो स्वयं संख्या होगी। देख सकते हो 16 है ना। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है, और यहीं से क्वेश्चंस जब बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमको तो बस पेपर में मिलेगा कि इसका गुणनखंड क्या होगा, गुणा कर लेंगे, निकाल लेंगे, फैक्टर कर लेंगे और हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। कई बार प्रश्न क्या होते हैं, फैक्ट से पूछे जाते हैं और इन्हीं किसी बीच में से पूछ लेगा, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है ना तो ये चीज़ें फिर याद रखना इतना आसान नहीं होता है। हम फिर इधर उधर की चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं, ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना। देखने में तो आसान लगेगा मगर कन्फ्यूजन वहाँ पे होगी आपको। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं बस इसकी एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दिया हूँ। अब हम आते हैं, ये देखते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है। चलिए तो एक मिनट आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं। हमने एक गुणनखंड को लिया था, गुणनखंड, और गुणनखंड में हमने 16 का गुणनखंड देखा, 16 का गुणनखंड देखा। 16 का गुणनखंड क्या था, 1 2 4 8 16, ये 16 के गुणनखंड है। अब अगर हम कहें कि 16 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप इसकी संख्या देखें कितनी है, कुल गुणनखंड कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये विधि छोटी सी संख्याओं के लिए तो आप कह सकते हो आसान है, मगर संख्याएं बड़ी होंगी तो ये विधि कठिन हो जाएगी, और इस विधि से हम ज्ञात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा समय आपका यूज होगा। तो चलिए आज हम सीखते हैं एक ऐसी विधि जो क्रमचय संचय की तरीके से होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 16 है, 16 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, अच्छा एक चीज़, एक टर्म आ गया, समझे इसे। एक होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और एक होता है सिर्फ गुणनखंड, यानी दिस इज फैक्टर एंड दिस वन प्राइम फैक्टर। ये दोनों में फ़र्क होता है। अभाज्य गुणनखंड वो नंबर होते हैं, अभी आपको बताया गया, वो नंबर होते हैं जो दी गई संख्या को विभाज्य कर सकें, और अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं ऐसे गुणनखंड होते हैं दिए गई संख्या का जो अभाज्य हो। जैसे इसमें देख सकते हो, इसीलिए अभाज्य लगा हुआ है। ये जो गुणनखंड है ये तो अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, ये क्या है, भाज्य है। ये भाज्य है, ये भाज्य है, तो ये भाज्य है। लेकिन ऐसे गुणनखंड जैसे 16 है, 16 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। और ऐसे जो लिखे होते हैं तो ये होता है आपका सिर्फ गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर, याद रहे ये सब। तो
ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ कि 16 का गुणनखंड आपने लिखा और ये संख्या आपकी आई 5। ऐसे हम और भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम जो फार्मूला देखने जा रहे हैं, वहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेंगे और उस जिस विधि का हम यूज करेंगे वो क्रमचय संचय विधि का यूज करेंगे। तो पहले तो हम फार्मूला नोट कर लेते हैं कि पहले मान लेते हैं कि माना n एक सम भाज्य संख्या है। ये मान लेते कि माना एक n है और वो समभाज्य संख्या है, ठीक है। तो n को हम कैसे लिख सकते हैं? समभाज्य का मतलब जैसे 16 है, 16 क्या है? एक सम संख्या है, और भाज्य मतलब किसी ना किसी से कट रहा है ना ये, इसलिए इसको क्या कहेंगे? समभाज्य। तो हमने मान लिया कि n एक समभाज्य संख्या है, और आपने देखा इसका गुणनखंड रूप कैसा लिखा आपने? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर कोई समभाज्य संख्या होगी तो वो a की घात p, b की घात q एंड c की घात r, इस तरह से उसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसको गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो घातांक का रूप आया, जैसे ये क्या लिखा? 2 4 बार लिखा, 2 की घात क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। अब चूंकि 16 है, 16 में यही आ रहा है। अगर कोई दूसरा हम अंक ले लें, जैसे मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, चलिए ये देख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए 90 ले लेते हैं। तो 90 का आप क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका सीधे क्या लासा लेते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो 45, फिर 5 9 45 और 3 3 9 3। तो इस तरह से आ गया। ये क्या लिख सकते हैं इसको? पहले स्टार्ट करते हैं एकदम छोटे से, जो आपका सबसे छोटा इसमें अभाज्य गुणनखंड होगा 2, 2 एक ही बार है, गुणे 3 और फिर गुणे 5 लिखते हैं। तो अगर इसको हम इस रूप में लिखना चाहें तो देखो 2 के अकेला 2 है तो इसको 2 की घात 1 लिख सकते हो, 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख सकते हो, और 5 1 है ना तो 5 की घात 1 लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हम, ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया, जहाँ आपका जो a है, a देखिए a की जगह क्या है? 2 है, और 2 क्या है? एक सम अभाज्य संख्या है। तो a क्या है? सम अभाज्य संख्या, यानी कि इवन प्राइम नंबर, ठीक है। b और c हमारे देखो दोनों क्या है? ये विषम है ना, विषम है और अभाज्य है, तो इसको कहेंगे हम विषम अभाज्य संख्या, यानी कि ऑड प्राइम नंबर, ओके। तो ये है, और जो आपका ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर जो है ये क्या है? ये घातांक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, घातांक है, 1 2 3, वो है, कहीं 3 आएगा, कहीं 4 आएगा, कहीं 10 भी आ सकता है। घातांकों की संख्या किस पे डिपेंड करेगी? इसके अभाज्य गुणनखंड पर। कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बार में वो विभाजित हो रही है, तो उसके घातांक, जितनी बार कोई संख्या होगी, जैसे 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो यहाँ घातांक इसके 2 आए। अगर 3 10 बार होता था इसमें तो घातांक कितने आ जाते? 10 आ जाते। तो इसलिए पी क्यू आर जो है ये क्या है? ये सिर्फ घातांकों की संख्या है, घातांकों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस विधि का कैसे प्रयोग करेंगे वो जान लीजिए। सबसे पहले जो आपका प्रश्न होगा उसको हम इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ के लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। देखिए ना, 90 का हमने जैसा लिखा, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे आपको लिखना है। पहले दी गई संख्या, मान लीजिए 90 वो संख्या है, पहले इसको लासा निकालिए, गुणनखंड करिए, और फिर इस तरीके से घातांक के रूप में उसको एक रिप्रेजेंट करिए, उसको एक घातांक के रूप में शो करिए, लिखिए, है ना। इसके ये करने के बाद में फिर आइए हम उसे नोट करते हैं आगे। ये जब हम इतना कर लेते हैं, ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, फिर देखिए हम क्या करते हैं। हम अपने फार्मूले को नोट कर लेते हैं। हमारा फार्मूला है n बराबर a की घात p, b की घात q और c की घात r। ये फार्मूला हमारा है।
चलिए अब हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिए जब ये आपको इस तरह मिल जाएगा फिर हम 3 चीज़ें यहाँ से ढूंढ सकते हैं। 3 चीज़ें क्या ढूंढनी होगी, प्रश्न में देखिए 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तो ये पूछा जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या, एक तो ये पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा, ये पहला है, दूसरा पूछा जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा पूछा जाता है यहाँ से अगर प्रश्न आता है विषम गुणनखंडों की संख्या। ये 3 चीज़ें जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, जब इसका गुणनखंड किया आपने तो 2 मिला, 2 एक सम संख्या है, 3 मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, ये एक विषम संख्या है। तो आपसे बस यही सवाल पूछा जाएगा कि सम गुणनखंड कुल कितने होंगे, विषम गुणनखंड कुल कितने होंगे, या ओवरऑल टोटल दोनों मिला के टोटल कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो ये 3 तरह से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का ये हमारा टॉपिक है, उसमें हम पहला खंड यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक 2 खंड और आपको पढ़ने हैं, तो कि गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, योगफल के बाद ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कुल गुणनखंड निकालने का जो आपका फार्मूला होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, P जो यहाँ पर P लिखा है ध्यान दीजिएगा, P + 1 Q + 1 एंड R + 1, ये हमें करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हो जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का। अब अगर हम इस प्रश्न को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए इसी प्रश्न को जो हमने यहाँ गुणनखंड किया, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, जो हमने वहाँ एग्जाम्पल लिखा है, तो अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करें इसकी हेल्प से, तो देखिए P कितना है बच्चों, भाई a की घात P है और यहाँ पर हमारा a क्या है 2, उसकी घात P की जगह क्या है 1, तो लिखेंगे 1 + 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई गुणे Q यहाँ पर कितना है, 3 की घात में 2 है, तो 2 हमारा Q है, तो 2 गुणे 2 धन 1, और R कितना है 1, 1 धन 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसको आप गुणा कर लीजिए, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ से ये गुणनखंडों की संख्या है, कुल गुणनखंड कितने होंगे, अगर 90 का हम गुणनखंड करें तो कुल गुणनखंड हमारे कितने होंगे 12 होंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो यानी कुल गुणनखंड निकालने का जो फार्मूला हमारा है वो ये होगा। तो पहले क्या करेंगे, आप क्रम याद रखेंगे, जो भी आपका प्रश्न होगा पहले आप उसको इस रूप में तोड़ेंगे, पहले उसका लासा लेंगे, एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से, और फैक्टराइजेशन लिखेंगे, और फिर 2 की घात में कितना है, 3 की घात में कितना है, 5 की घात में कितना है, या फिर और कोई गिनती है 7 है उसमें कितना आएगा, उसको बाकायदा आप अच्छे से लिख लेंगे। इस तरह से लिखने के बाद अगर कुल गुणनखंड निकालना है तो यहाँ पर जितना होगा घात उसमें 1 जोड़ दें P + 1, यहाँ पर जितना होगा घात उसमें 1 जोड़ देंगे Q + 1, और 1 इसमें जोड़ देंगे, फिर तीनों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको कुल गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। सम गुणनखंडों की संख्या का जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है P गुणे Q + 1 और R + 1, ये होता है हमारा सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला। ये यानी केवल सम गुणनखंड कितने हैं उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन का इसको लगाना है, इसी प्रश्न में ये फार्मूला यूज किया जाए, तो P का मान कितना है यहाँ पर 1, तो 1 लिखेंगे, Q का मान 2 है तो 2 + 2 धन 1 लिखेंगे, R का मान कितना है, R का मान देख सकते हैं आप 1 है, तो 1 + 1 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से
2 और 1 3 हो जाएगा, तो 1 गुणे 3 गुणे 2। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 2 3 6 एकम 6। तो जो सम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। और कुल गुणनखंड कितने आए थे? 12। आइए हम विषम गुणनखंडों को निकालते हैं। विषम गुणनखंडों में क्या होता है, ये जो सम वाला भाग है इसको हटा देते हैं, सिर्फ ये दोनों बचते हैं, यानी q+1 गुणे r+1। तो ये आपका हो जाता है विषम गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे गुणे का निशान लगा लो, हालांकि है। चलिए इसका अगर हम यूज करें इस फार्मूले में, तो q का मान आपका 2 है, तो 2 धन 1। ठीक है, q का मान 2 धन 1 गुणे r का मान देख सकते हैं 1 है, 1 और धन 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 3 और 1 1 2। तो इस तरह से कितना हो गया? 6। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये तो समझ लिया होगा कि जो कुल गुणनखंड होंगे उस कुल गुणनखंड में सम और विषम दोनों मिक्स होते हैं, है ना। तो भाई ये 12 है और सम आपका 6 आया, विषम आपका 6 आया। 6 और 6 कितना होगा? 12। ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 टोटल कुल गुणनखंड के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तरीका है आपका कुल गुणनखंडों को निकालने का। कुल गुणनखंड ऐसे निकलेंगे सभी, टोटल सम ऐसे निकलेंगे, विषम ऐसे निकलेंगे। तो आइए इसका एक प्रश्न और हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि और आपको आसानी से ये एकदम से क्लियर हो जाए। चलिए लिखते हैं 120 के सम, विषम तथा सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 120। तो चलिए पहले 120 का हम लासा लेते हैं यहाँ पर। 2 छक 12, 2 3 6 15, 3 5 15, 5 एकम 5। अब हम क्या लिखेंगे? इसका हम अभाज्य गुणनखंड रूप लिखेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों? 2 कितनी बार है? 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो 2 की घात 3, 3 एक ही बार है, 3 की घात 1, और 5 भी एक बार है, 5 की घात 1। तो अगर हम इससे कंपेयर करें, देखिए फार्मूला हमारा ये है और ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए p की जगह क्या लिखा हुआ है? p की जगह 3 है, q की जगह क्या है? 1 है, और r की जगह क्या है? आपका 1 है। तो ये सारी चीज़ें निकाल ली। अब हमें क्या करना है? अब एक एक करके हम सम, विषम और कुल सभी गुणनखंडों को निकाल सकते हैं। तो पहला, अगर सम गुणनखंड कहें, सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंड कितने होंगे? आपको फार्मूला याद होगा सम गुणनखंड का, क्या था? p था, फिर q+1। फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और रटना नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चन, आप सिर्फ 10 क्वेश्चन गिन के लगाइए, एक बार दो बार देखिए, फिर थोड़ा सा ध्यान करिए, मेमोराइज करिए कि हाँ अभी हमने क्या यूज़ किया था। इस तरीके से वो याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन लगाएंगे और मुझे लगता है याद हो जाएगा। तो ये हो गया। p का मान देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे। q का मान 1 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 1 + 1, और r का मान भी 1 है, तो 1 + 1 हो गया। तो 3 गुणे 1 + 1 2, और यहाँ भी 2। इसको गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 120 के गुणनखंड में जो सम गुणनखंडों की संख्या होगी वो होगी 12। चलिए विषम का ले लेते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंड जो संख्या निकालेंगे उसका क्या फार्मूला होता है? विषम गुणनखंडों की संख्या का क्या फार्मूला होता है आपको पता होगा।
सम वाला ये p नहीं होता, उसमें केवल ये लास्ट के 2 होते हैं, यानी कि q+1 और r+1। तो आप देख सकते हैं q का मान कितना है, यहाँ पर 1 है और r का भी 1 है, तो 1+1 और 1+1 हो जाएगा, 1+1 एंड 1+1, तो 2 गुणे 2 यानी कि 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। बात करते हैं सभी गुणनखंड। सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, p+1 q+1 एंड r+1। ठीक है, तो p का मान देख सकते हैं 3 है, r का 1 और q का भी 1, तो यहाँ पे 3 लिखना है, 3+1 और 1+1 और 1+1, तो ये 4 हो जाएगा, 2 और ये भी 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया सभी गुणनखंड। चेक करना है कि आपका जो आंसर आया सही है या नहीं सही है। तो आप देख सकते हैं सम गुणनखंड 12 हैं और विषम कितने हैं, 4 हैं, और 12 4 कितना होगा 16, और सभी गुणनखंड कितने आए 16, तो दोनों टैली कर गए। इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है वो यहीं तक है, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, अगर हम इस विधि का प्रयोग करेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।